हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, जिसमें हम सारे लॉज डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेलुसैक लॉज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ब्रोसलीजियम लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो आज से हम एक एक दो दो करके लॉज को समझेंगे, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहले दो लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमने बचपन में या जो लोअर क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो बात सही है, लॉ भी वही है, लेकिन केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसको हम समझे तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, द टोटल वेट इज कंजर्व। जो टोटल वेट है वो कंजर्व होगा। कैसे कि आपने को ये पता है कि जो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड लिया जाता है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इसी से चलती है हमारी पूरी रिएक्शन। इसी को तो हम बोलते हैं कि हाँ एक ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब इस लॉ का इसमें क्या मतलब है, ये इतना सी बात कह रहा है कि जो मास रिएक्टेंट का है, जो मास रिएक्टेंट का है वही मास प्रोडक्ट का होगा। भाई शुरुआत में मान लिया यहां पर मैंने 10 ग्राम मैंने जो सिल्वर नाइट्राइट लिया होगा और मान लो 5 ग्राम मैंने NaCl लिया होगा। तो यहां पर ये दोनों मिला के कितना हुआ 15 ग्राम। और यहां पर जब ये प्रोडक्ट बनेगा, अब उसका रेशियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैं इनका सम करूंगा टोटल तो वो 15 ग्राम ही आएगा। यानी कि जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो हमेशा इक्वल रहेगा। या मैं कहूं कि जो केमिकल रिएक्शन में टोटल वेट है वो कंजर्व्ड रहेगा, वो कहीं पर भी कम या ज्यादा नहीं होगा। क्लियर। अब इसमें खास बात क्या है कि ये एप्लीकेबल नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में जैसे हम यूरेनियम पढ़ते हैं, जो जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, है ना, तो उनमें ये एप्लीकेबल नहीं है। वहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास नहीं बराबर रहता, या कहूं कंजर्व्ड रहता। क्यों है ऐसा कि न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ ऐसे चलती है चेन रिएक्शन से, 1 से 2 में टूटा, फिर 2 से ये आगे 2 में टूटा, ये 2 में टूटा, फिर आगे ये 2 में, ये 2 में, ये 2 में, ये 2 में। यानी कि यहां पर क्या है, रिएक्टेंट इतना ही था और इसके बाद वो टूटता चला गया और वो इनफाइनाइट नंबर्स में टूट गया, है ना। तो वो यहां पर वो कुछ ना कुछ एनर्जी में, यहां पर वो मास की जो एनर्जी है उसको वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा है। जो एक्सप्लोजन होता है, हाँ? तो उसमें वो कहीं ना कहीं खपत कर रहा है, इसलिए यहां पर कंजर्व नहीं मिलेगा। तो अपने को ये लाइन बेसिक याद रखनी है कि नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ये एक नॉर्मल सी रिएक्शन है CO2H2O और यहां पर CH2O और O2 गैस यहां पर इवॉल्व हो रही है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर अगर स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस करेंगे तो जो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होती थी ये वही है। अब यहां पे मेरे को ये फोकस रखना है कि मैं कोई भी कंपाउंड कैसे तोड़ूं कि मुझे उसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाए, या मैं कहूं रिएक्शंस के अकॉर्डिंग मुझे एक फॉर्मूला बनाना है। आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं लिख के बताता हूं कि मान लिया CX और HY है, मुझे नहीं पता कार्बन के यहां पर कितने मॉलिक्यूल हैं या कितने एटम हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है कि XCO2 प्लस Y/2 H2O। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह एप्लीकेबल है। सबसे पहले यहां देख लेते हैं, यहां पर कार्बन कितने हैं 1, यानी कि X की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 1, और Y की वैल्यू यहां पर हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 है ना, तो Y की वैल्यू है यहां पर 2। अब देखें इस रिएक्शन में ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, ये वाला है, ये बेसिकली ब्रेकडाउन के लिए है। मतलब यहां पर भी काम आ जाएगा अगर आप X और Y की वैल्यू यहां पर भी और यहां पर भी लोगे, यहां पर X और यहां पर Y, तब भी एप्लीकेबल है। लेकिन ब्रेकडाउन में थोड़ा इजीली पड़ता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो CO2 और H2O में ही टूटता है, पहली बात। दूसरी बात, जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जैसे यहां पर XY था तो यहां पर XCO2 होगा और यहां पर Y/2 H2O होगा। जैसे यहां पर X की वैल्यू 1 थी यहां पर और Y की वैल्यू 2 थी, तो यहां पर देखना कि X, यहां पर X की वैल्यू आनी है 1, यानी कि 1 मोल ऑफ CO2 एंड Y/2 यानी कि यहां पर
2/2 यानी कि 1 मोल ऑफ H2O था। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने को याद रखना है। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.33 आयरन बाय वेट। हीमोग्लोबिन के अंदर जो 0.33% है वो आयरन होता है बाय वेट। तो मोलर वेट हीमोग्लोबिन का गिवन है अपने को लगभग 67200। तो पूछा गया है हमें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम किसके? Fe आयरन के। तो थोड़ा तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हीमोग्लोबिन में परसेंटेज कितना है, 0.33% है और गिवन हमें कितना है मास 67200। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस परसेंटेज के बेस पे इस पूरे अमाउंट में से 1 मोल में कितना आयरन होगा ये पता लगा सकते हैं। यानी कि वेट ऑफ आयरन इन 1 मोल हीमोग्लोबिन कैसे पता चलेगा कि 67200 इंटू 0.33 परसेंटेज का यहां पर आ गया 100। ठीक, ये आ गया वेट 1 मोल में कितना होगा। अब मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, तो क्या होगा कि जो वेट ऑफ आयरन है 1 मोलर में, यानी कि मोलर वेट ऑफ आयरन अपॉन एटॉमिक वेट। भाई ऐसे ही तो निकालते थे हम नंबर ऑफ एटम। तो वेट ऑफ, अब यहां पर ये सॉल्व करके आएगा हमारा, ये क्या है कि वेट ऑफ आयरन इन 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन, और नंबर ऑफ एटम निकालने तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिक वेट से। और अपन बहुत भली बात ही जानते हैं कि जो Fe का एटॉमिक वेट होता है वो 56 होता है। तो कल नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा 67200 इंटू 0.33 अपॉन 100 और बटे में 56। ये क्या है एटॉमिक वेट, और ये जो पूरा क्या है वेट ऑफ आयरन इन 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 3.96, जो अप्रोक्सीमेट की 4 बैठता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉशमिट नंबर। लॉशमिट नंबर क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ गैस। सिंपल सी बात है, एक डिजिट है, मान लिया कोई 52 है या 0.4 है, तो इसको हमने बोल दिया कि किसी भी गैस का लॉशमिट नंबर ये है। तो उसमें क्या बताएगा वो कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जो 1 मोल ऑफ गैस में प्रेजेंट होंगे। इसका कोई भी आपको कहीं पर सिलेबस में इसका जिक्र नहीं होगा, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं तो मैंने इसको बताना थोड़ा जरूरी समझा। ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है, केवल एक नंबर है। कई बार पूछ लेते हैं लॉशमिट नंबर किस काम आता है या किस यूज में आता है ना, उस तरह से। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ कांस्टेंट कंपोजिशन आप समझ रहे होंगे कुछ कुछ तो, कि कांस्टेंट मतलब एक जैसा, कंपोजिशन मतलब उनका जो भी रेशियो है एक तरह से, है ना। कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बाय मास इन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो मास का परसेंटेज है एलिमेंट से एलिमेंट का, वो हमेशा एक कंपाउंड के अंदर फिक्स रहेगा। जैसे देखिए अगर CO2 की बात करें तो मैं इसमें क्या लूंगा, कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो देखना चाहूंगा। तो यहां पर जो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का 60। तो यहां पर कार्बन का एक एटम तो 12 रेशियो, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 32, यही होगा। यानी कि 2 पे 6 और 16, 2 पे फिर से 3 और यहां पर 8, 3:8। तो 3:8 जो है इसका रेशियो निकलेगा। अब CO2 का दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी तरह की CO2 हो, वहां पर कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो यही मिलेगा। अगर और बात करूं, सबसे जो हमारा जेन्युइन एग्जांपल है H2O का, H2O में अगर मैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो देखूं तो यहां पर कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है 1.008 होता है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं। तो 2 है तो 2 रेशियो, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, यानी कि 1:8 होगा इसका आंसर। अब दुनिया में चाहे जो आपके घर में पानी पीते हैं वो हो, समंदर में पानी हो, नदियों में पानी हो, तालाब में पानी हो, सभी का जो रेशियो H2O का वो 1:8 ही रहेगा। यही बात कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि अकॉर्डिंग टू दिस जो परसेंटेज है, जो रेशियो है एलिमेंट का, एलिमेंट ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा, कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट,
जो एलिमेंट बाय मास कंपाउंड इज ऑलवेज बाय मास। हमने मास की तो बात करी, 12 क्या था, मास था, 16 क्या था, मास ही तो था। तो बाय मास हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर?